हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी सभी को। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आवाज आ सर। रही है मेरी बिल्कुल क्लियर? यस सर। नहीं आ रही? साउंड मेरी आ रही है आप सभी को? यस सर। यस सर। ओके। और बताओ क्या हाल चाल है? सर एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। चलो जी। सर आप तो दिख नहीं रहे। मैं दिख यार आकाश, मैं तुम्हें दिखता क्यों नहीं हूँ? पता नहीं सर। अब दिख रहा हूँ। हाँ जी हाँ यस जी। सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना डाउट सेशन। वही अपना चैट बॉक्स में अपने नाम लिखने स्टार्ट कर दो जिन जिन बच्चों के डाउट हैं। तो मैं फिर वन बाय वन सभी को यहाँ पे बुलाऊंगा एंड डाउट्स लेने स्टार्ट करते हैं। आपके साइड में यहाँ पे ना एक चैट उसका बटन होगा, तो उसमें अपने नाम जिन जिन को भी डाउट्स होंगे वो लिख देना प्लीज। ठीक है, फिर वन बाय वन मैं नाम यहाँ से लूंगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे ख्याल से डाउट सेशन नंबर 1 में भी आए थे। आशीष, आकाश, ज्योति और साकेत। आप तो डाउट सेशन 1 के अंदर भी थे। आपको भी कोई डाउट है अपना लिख देना जी। और बाकी निखिलेश, निकिता और मनीषा, संदीप, आपको भी कोई डाउट है अपना यहाँ पे नाम लिख दो। किसी को डाउट नहीं है क्या? नालायक मतलब क्या, यहाँ पे मैं आपको देखने के लिए आया हूँ या आप मुझे देखने के लिए आए हो? कुछ तो किसी को डाउट तो होंगे, कुछ तो रिवीजन की होगी। लास्ट हफ्ते भी मैंने डाउट सेशन नहीं लिए थे, तो ये लगा लो 15 दिन के बाद आज हमारा डाउट सेशन हो रहा है। तो या तो अच्छा रिवीजन नहीं कर रहे मेरे ख्याल से आप अभी, या कर रहे हो? निखिलेश, आपको डाउट है जी? यस सर, मैं लिख रहा हूँ अभी चैट बॉक्स में। अच्छा, डाउट लिख रहे हो? यस सर। हाँ, डाउट तो वैसे ही बोल दो ना। डाउट चैट बॉक्स में नहीं लिखना, सिर्फ नाम चैट बॉक्स में लिख दो जिन जिन को डाउट्स हैं। मैं नाम यहां से लूंगा, डाउट्स आप आराम से यहाँ पे बोलो। यस सर। सर ये जो लीव इंकैशमेंट वाला पार्ट है, हाँ जी। सर उसमें एक पॉइंट है, लीव इंकैशमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम 30 लीव्स हम्म। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। हम्म। सर इसमें पर्टिकुलरली मतलब कौन सा अमाउंट आने वाला है? सर मैं क्वेश्चन बोलूं, मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट है एक्चुअली। बोलो। सर इसमें जैसे दिया है, वन सेकंड सर। A person received a leave encashment of rupees 5 lakhs. हम्म। He worked in an organization for 30 years, wherein he was allowed 40 leaves per year. 40 लीव्स? Yes, sir, per ओ year. ओके। And he had taken 700 leaves in entire 30 years. अच्छा, तो सर इसमें लीव इनकैशमेंट कैसे निकलेगा वो, सर वो वाले पॉइंट के हिसाब से? तो उस पॉइंट के हिसाब से तो आपने अगर 30 साल काम किए है तो कंपनी आपको 40 छुट्टियां दे रही है। तो यस सर। याद करो, मे बी अगर आपने प्रोविजन ध्यान से पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी एक्चुअल छुट्टियां मिलेंगी या तो वो या 30 डेज विच एवर इज लेस हम काउंट करते हैं। ओके। ठीक है, तो अगर कंपनी ने हमें 40 दी तो कैलकुलेशन हमें 40 के बेस पे नहीं करनी, कैलकुलेशन हमें 30 के बेस पे ही करनी है। ओके। अब अगर 30 साल काम किया, 30 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे छुट्टियां अलाउड कितनी हुई है? 900। नो सो यस सर। ठीक है, उसमें से आपने ले कितनी ली है? 700। यस सर। तो आपने 200 दिन की छुट्टियां नहीं ली। यस सर। ठीक है ना? तो अब उस 200 यस दिन सर। को आप मंथ में कन्वर्ट कर लोगे। ओके। ठीक है, तो फिर अब याद करो, लीव सैलरी में हमारे 4 पॉइंट होते थे। पहला तो जितनी यस। एक्चुअल आपको लीव मिली वो लिख लो। फिर यस दूसरे में सर। आपकी लिमिट आती थी 3 लाख रुपए की। यस सर। ठीक है जी, फिर तीसरे में आप 10 मंथ को मल्टीप्लाई करते थे पिछले 10 मंथ की एवरेज सैलरी से। और यस फिर सर। फोर्थ में जितनी आपकी एक्चुअल लीव्स हैं, जैसे आपने बोला 200 दिन की हैं, ओके। तो उसको मंथ में कन्वर्ट करके जो भी आपकी लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी होगी उससे आप मल्टीप्लाई करोगे।
सर मतलब जैसे 200 मैंने नहीं ली है वो। हाँ, 200 आपने जो नहीं ली ना, वो आपकी ईमानदारी है, वो आपका फोर्थ क्लोज में आएगा। ओके, तो सर उसको मैं इंटू 12 मल्टीप्लाई करके नहीं नहीं, इंटू फिर सर 12, आगे। इंटू 12 नहीं, पहले लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी ना आपको। ओके, ये सर या। लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। अब अगर आप नंबर ऑफ देखो, यहाँ पे अब फ्रैक्शन में नंबर ऑफ डेज हैं, क्योंकि अगर 200 को मैं करता हूं तो फ्रैक्शन में मंथ आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, नहीं तो उस केस में फिर आपको सैलरी ना यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में निकालनी पड़ सकती है। ओके। तो मेनली बस आपको ना ये ध्यान देना है कि अगर उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि 40 दिन की छुट्टियां हम दे रहे हैं तो हमें 30 की लेनी है, और अगर वो कह रहा है कि हम 25 दिन की छुट्टियां ले रहे हैं, फिर हमें कैलकुलेशन 25 के बेस पे करनी है। ओके सर। ये चीज है उसके अंदर। यस या। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। निकिता, निकिता, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मेरे को पीजीबीपी के चैप्टर में डाउट है। किसमें? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। हाँ जी, बताओ क्या डाउट है उसमें। सर उसमें ना मेरे को आपका 48 आपकी सबसेक्शन आपकी 2 में एक बार दोबारा से बोलो, आवाज नहीं आई। एक्सपेंसेस रेस्ट्रिक्टेड में सेक्शन 48 सबसेक्शन 2 में सर। सेक्शन 48(2), जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है, वो वाला। सर जिसमें हम लोग पेमेंट करते रिलेटिव्स को और एसोसिएट्स को। पेमेंट करते हैं, हाँ 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 रिलेटिव्स को और हाँ हाँ हाँ। उसमें कि सर उसमें रिलेटिव्स। उसमें तो ये है ना कि अगर आपने किसी को पेमेंट की है, ठीक है, और वो पेमेंट आपकी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, मतलब पेमेंट एक्सेसिव है या पेमेंट वो अनरीजनेबल है, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जितनी भी आपकी एक्सेसिव पेमेंट होगी या अनरीजनेबल पेमेंट होगी ना, वो हम आपको डिसअलाउड कर देंगे, मतलब आपके पीएनएल में डेबिट करने नहीं देंगे वो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने पेमेंट की है एसोसिएटेड को या रिलेटेड पार्टी को, फॉर एग्जांपल 100 रुपए की, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो एक्चुअल खर्चा बनता था वो मान लो 60 रुपए का था। अब डेबिट मुझे करना चाहिए था 60 रुपए, मैंने डेबिट कर दिया 100 रुपए। तो अगर मैंने 100 रुपए डेबिट किया तो मैंने प्रॉफिट 100 रुपए से कम कर लिए ना, और अगर मेरे प्रॉफिट 100 रुपए से कम होंगे तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि 40 रुपए ना हम आपके हाथ में एड बैक कर देंगे। 48(2) में ये लिखा हुआ है। तो इसमें ना 48 सबसेक्शन 2 में और 3 में ऐसा होता है ना कि सर बहुत जगह इसमें की है ना डबल हम लोग को है ना टैक्स जैसे अलाउड होता है, तो वो कैसे समझ में आएगा? जैसे सर ये एग्जांपल है, एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम हिज ब्रदर ऑफ ₹14,000, मार्केट वैल्यू है सर 8,000 एंड paid in cash ₹6,000 shall be disallowed under section 40A subsection 2 and nothing shall be disallowed under section 40A subsection 3 हाँ, as allowed expenditure does not exceed ₹10,000। तो बिल्कुल सर सही इसमें बात है। पहले हम लोग को किसमें है ना मतलब डिसअलाउड लेना चाहिए? नहीं नहीं, 40A में देखो इसमें दो बार सिंपल डबल। सिंपल सी बात है। 48(3) में आपकी 10,000 रुपए की लिमिट है। यस सर। 48(3) ये बात कहता है कि अगर आपने 10,000 तक कैश पे किया तो अलाउड है, अगर आपने 10,000 से ऊपर कैश पे किया तो अकाउंट पे ही चेक से करना होगा, अकाउंट पे ड्राफ्ट पेमेंट करनी होगी, तब जाके वो अलाउड होगा। अब अगर यहाँ पे उसने बोला कि यहाँ पे उसकी एफएमवी जो है मेरे ख्याल से कितनी बोली है उसने, मार्केट वैल्यू 8,000, और उसने पेमेंट कितनी की है? 14,000। अब देखो अगर गुड्स परचेज किया है। हाँ, अब यहाँ पे 14,000 पे उसने गुड्स परचेज किया जिसकी मार्केट वैल्यू 8,000 पे है, और उसने पेमेंट कैश में की है 6,000। तो सिंपल सी बात है 48(3) तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है जी, 48(3) तो एप्लीकेबल है ही नहीं ना, क्योंकि 48(3) एप्लीकेबल तब होता है यहाँ पे कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर होती। अच्छा। अब मैं 48(2) के पास आ गया। 48(2) ने बोला अगर एक्सेसिव पेमेंट की है तो डिसअलाउड है। अब यहाँ पे उसने पेमेंट मतलब परचेज की 14,000 की जिसकी मार्केट वैल्यू 8,000 पे है, तो 6,000 पे जो एक्सेसिव यहाँ पे पेमेंट होगी वो 48(2) में डिसअलाउड हो जाएगी। अच्छा सर। तो मेनली ना बस आपको ये देखना है कि 48 सबसे पहले आप चेक करोगे कि मैं 48(3) में कवर तो नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं 48(3) में कवर हूं तो 48(3) में डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, और अगर उस पेमेंट की फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है और पेमेंट मैं एक्सेसिव कर रहा हूं, उसके बाद फिर 48(2) में भी डिसअलाउड होगा।
तो 2 बार हम लोग को डिसअलाउड। हाँ, तो आपको ना दोनों प्रोविजन अलग अलग लेके चलने हैं। 48(3) एप्लीकेबल होता है कितनी आपने कैश में पेमेंट की है, तो 48(3) उस पेमेंट पे लगेगा, और 48(2) जो लगता है वो उस पे लगता है कितनी आपने एक्सेसिव पेमेंट की है। ठीक है सर। सर जो 10,000 वाला लिमिट है, ये हम लोग एक बार में कैश में देंगे तब हमारे को है ना, अगर 10,000 से एक्सेस देंगे तब हमारे को ये डिसअलाउड होगा। बट हम लोग पार्ट बाय पार्ट देंगे, जैसे आज हम लोग एक ही इंसान को ना, हम लोग जैसे आज 4,000 रुपीज दिए, सुबह को इंट्रा किए, फिर 6 बजे हम लोग उसको तो 2,000 दिए, तो ऐसे भी करके हम लोग डिसअलाउड है, तो भी डिसअलाउड है। तो भी डिसअलाउड हाँ, है। उसमें लिखा है ना प्रोविजन और में, है देखो ना, प्रोविजन में क्या लिखा है, प्रोविजन में लिखा है एक दिन, मतलब एक दिन में अगर एग्रीगेट पेमेंट आपने एक पर्सन को 10,000 से ऊपर की है कैश में, तो एग्रीगेट पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगी। और सर इसमें जो हम लोग बोला गया कि रिलेटिव्स में ये सारे चीज, ये लोग को डिसअलाउंस है, तो ये सब क्या याद रखना होगा सर, कि जो इंडिविजुअल है तो रिलेटिव है, नहीं उसके नहीं बाद नहीं नहीं, वो फर्म है, सारी, वो इसमें नहीं नहीं पूरा वो चार्ट दिया हुआ है। नहीं नहीं, वो सारी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी। ऑलवेज जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा ना, तो वो ऑलवेज आपको बता के चलेगा स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। रिलेटेड की डेफिनेशन सिर्फ आपको अदर सोर्स में याद करनी है जहां पे गिफ्ट की टैक्सेशन है। अच्छा सर। और सर एक और चीज पूछना था, राउंड ऑफ वाला चीज, जो अपने है ना इनकम टैक्स में ये राउंड ऑफ करते हैं ना, नियरली टू 10, तो इस अमाउंट में कितना है ना, ये राउंड ऑफ में होगा 3,38,824.74। तो 44 है ना, तो हमें तो 4 देखना है, पॉइंट के बाद क्या वो नहीं हमें देखना, तो 4 को हम 0 कर देंगे, मतलब 40 हो जाएगा वहां पे। पॉइंट के बाद में हम लोग को इनकम टैक्स मिलेगा। नहीं नहीं, इनकम टैक्स में पॉइंट्स के बाद क्या वो मैटर नहीं करता, पॉइंट से पहले क्या है, अगर वो 5 से कम है तो लास्ट 10 में, अगर वो 5 से उससे ऊपर होगा तो फिर वो नेक्स्ट 10 में। ठीक। और थैंक यू सर। जीएसटी में इसका रिवर्स हाँ, होता है, जीएसटी में। जीएसटी में पॉइंट्स के बाद चेक करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके जी। साकेत। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर कैपिटल गेन में कुछ डाउट्स है। बोलो। सर वो आपने क्लास में करवाया था ना, रूरल एरिया को इस तरह डिफाइन करते हैं वो 8 किलोमीटर के अंदर अंदर, सर वो कॉन्सेप्ट दोबारा समझो। वो तो यार ये था उसके अंदर कि जो आपने सेक्शन 214 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वहां पे लिखा होता कि एग्रीकल्चर लैंड आपकी कैपिटल एसेट में कवर नहीं होती, बट उस एग्रीकल्चर लैंड को भी हम कैपिटल एसेट मान लेंगे अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। सबसे पहली कंडीशन, या तो वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर हो और उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ऊपर हो, तो वो एग्रीकल्चर लैंड एसेट बन जाती है। और अगर वो आपकी म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है, उस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 2 किलोमीटर है, या विद इन 6 किलोमीटर है, या विद इन 8 किलोमीटर है, तो वहां पे आपकी ना पॉपुलेशन वाली कंडीशन थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, कि 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक, 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक, और 10 लाख से ऊपर, तो वो सारी कंडीशन थी वहां पे। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर आप उसके बीच में फॉल कर जाते हो तो वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट बन जाएगी। अब सिंपल सी बात है कि जहां जहां मेरी एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट बन रही है तो उसको हम बोलते हैं अर्बन एरिया, और जहां जहां मेरी एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं बन रही उसको हम बोलते हैं रूरल एरिया। तभी हम नॉर्मली बोलते हैं कि कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन रूरल एरिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। ठीक है जी, तो वो आपको अगर ध्यान आ रहा हो, मैंने एक ऐसे सर्कल करके एक डायग्राम भी बनवाया था। ओके। ठीक है जी, तो वो डायग्राम यहाँ मैंने एक सर्कल किया था, मैंने कहा था ये म्युनिसिपैलिटी है, फिर इसके विद इन 2 किलोमीटर, विद इन 6 किलोमीटर, विद इन 8 किलोमीटर, और अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर होगा फिर तो वो कैपिटल एसेट में कवर ही नहीं होगी। सर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना इस पर? बिल्कुल बन सकता है। हाँ, और सर और एक डाउट था हम्म। सर, स्लम सेल का मतलब कैसे 50B में आता है स्लम सेल? स्लम सेल का मतलब तो ये होता है यार, पूरा अंडरटेकिंग बेच देना, पूरा डिवीजन बेच देना, आपने कोई पर्टिकुलर एसेट नहीं बेची, आपने पूरी अंडरटेकिंग ही बेच दी। जैसे मान लो आपके फादर का बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट का, तो आपके फादर को लगा भाई आजकल ना शूज की सेल बहुत ज्यादा है, तो ऐसा करता हूं मैं एक डिवीजन शूज का भी खोल लेता हूं। आपके फादर ने रेडीमेड गारमेंट से पैसा कमाया, बिजनेस दूसरा खोल लिया शूज का भी साथ में। तो जो आपके फादर के अच्छे जानने वाले लोग हैं उन्होंने आपके फादर को बोला कि आपका मेन बिजनेस रेडीमेड गारमेंट का है, आप शूज का बिजनेस ना ही खोलो तो अच्छा है, अगर आप शूज का बिजनेस खोलोगे तो आपको मेन बिजनेस से भी लॉस आ जाएगा। तो आपके फादर ने क्या किया, पूरा का पूरा शूज का जो डिवीजन था ना, वो ही पूरा डिवीजन उठाकर बेच दिया किसी को।
तो इसको हम मतलब एक डिवीजन को ही बेचना है, स्लम सेल होता यस 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 यस, तो उस पे फिर कैपिटल गेन हम कंबाइन निकालते हैं, अलग अलग नहीं निकालते। है। ओके। और सर लास्ट एक डाउट है, हम्म। एग्रीकल्चरल इनकम में सर वो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड है, न्यू सिलेबस में एप्लीकेबल है क्या सर वो? एप्लीके उसमें रेलिवेंट नहीं है, ओल्ड सिलेबस में रेलिवेंट है। ओके। अब हमें नहीं आएगा ना, मतलब छोटे देखो मैं मोटे ये नहीं, थ्योरी कुछ? नहीं नहीं आए, आने के चांसेस तो 1% भी नहीं है, बट उसके अंदर फिर भी मैंने बुक में दिया हुआ है कि वो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड में कैसे निकालना होता है। 3 स्टेप हैं, गिने चुने 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 में ओके। एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों को ऐड करके टैक्स निकाल दो। स्टेप 2 में एग्रीकल्चर इनकम में एग्जम्पशन लिमिट जो भी है वो ऐड करके टैक्स निकाल दो। और स्टेप नंबर 3 में स्टेप 1 का जो टैक्स है उसमें से स्टेप 2 का टैक्स माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बस। थैंक यू सर। ओके जी, चलो जी, और बताओ जी, किसी और को डाउट जी? हाँ जी, और किसी को डाउट जी? अलीशान, पिंकी, गुड़िया, निकिता, मनीषा, आशीष, संदीप, आकाश, साकेत, किसी को कोई भी डाउट जी? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। अच्छा, यही जो मैंने अभी ये आपका ये गूगल मीट चल रही है, मैंने इसी मीटिंग का आपको आईडी यूट्यूब पे दिया था, यस सर। क्योंकि ना मेरे यहाँ पे 2 शो कर रहा था 12:30 बजे। तो यही वाला था आपने यही वाला मैंने दिया था यूट्यूब पे? यस सर, आपने यही वाला दिया था ठीक और है आपने ठीक। स्टेटस पे भी सर यही लगाया था। अरे स्टेटस पे भी यही लगाया था? यस सर। ठीक है ठीक है। आशीष, आपको डाउट है कोई? यस सर। हाँ जी, क्या सर डाउट है? ये अपना एक प्रोजेक्ट में है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी वाली में सर, एक इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी आ रही है दिक्कत। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी में तो आपका ये है कि 2 केस है, या तो स्कूल उसके खुद का होगा या स्कूल उसके खुद का नहीं होगा। अब अगर स्कूल एम्प्लॉयर के खुद का है सर उस आपके सर आपकी आवाज बैक हो गई थी। हेलो हेलो हेलो। जी हाँ, मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी में 2 केस हैं, या तो स्कूल एम्प्लॉयर का है या स्कूल एम्प्लॉयर का नहीं है। अब अगर एम्प्लॉयर के स्कूल में एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ रहा है तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में एग्जाम्पशन लिमिट जो होगी वो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड होगी, और उस केस में कोई भी बच्चों की लिमिट नहीं होगी। ठीक है जी। और उसमें हम चेक चेक क्या करेंगे कि उसमें नियर बाय एरिया में सिमिलर स्कूल क्या फीस चार्ज कर रहे हैं। अब जैसे मान लो मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरा बच्चा जो है वो किसी एम्प्लॉयर के स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, और फीस जो है उसकी कॉस्ट जो आ रही है एजुकेशन की वो 1800 रुपये है। तो 1000 तो एग्जाम्पशन लिमिट ही है, क्योंकि 100 रुपये एग्जाम्पशन लिमिट अलाउंस की है, 1000 एग्जाम्पशन लिमिट परक्विजिट की है। तो अगर 1800 रुपये कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, उसमें 1000 तो एग्जाम्प्ट है, वो माइनस कर दो, जो बैलेंस आपका निकल के आएगा ना 800 रुपये, वो यहाँ पे आपका एक्सेस पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। सर, इसमें जो है स्कूल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, इसमें जो लास्ट में नो लिमिट चाइल्ड है, इसमें ये 2 बच्चा सबका अच्छा वाला बात कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाया क्या? नहीं नहीं, इसमें तो सारे बच्चे अच्छे हैं। मतलब जितने बच्चे हो सब अच्छे हैं, हाँ, सब सबका अच्छे। इसमें आ जाएगा। नालायक बच्चे तो सारे ही अच्छे होते हैं, वो एग्जाम्पशन के लिए बस 2 बच्चों की लिमिट लेनी है अलाउंस में, और परक्विजिट में कोई बच्चों की लिमिट नहीं है। और परक्विजिट में जितने भी बच्चे आ जाएंगे उसमें। और इसी में सर मूवेबल प्रॉपर्टी वाली थी, ये वाली सर एक और मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सा? यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर। उसके अंदर तो ये है कि अगर लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर है तो उसकी नेचर तो ऑफिशियल है, उसका तो परक्विजिट नील बन जाएगा। और बाकी जो भी होगी उसमें 2 केस बनेंगे, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर के खुद की होगी या उसने कहीं से लेकर दी होगी। अगर वो खुद की होगी तो कॉस्ट का 10%, और अगर खुद की नहीं होगी तो जितना वो किराया पे करेगा वो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, हो गया सर। ओके जी। एक ये डाउट मेरे पास आया है अलीशान का, इसमें है, चैट बॉक्स में आया है, वैल्यू ऑफ सर्विस रेंडर्ड इज ₹1,00,000, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज 5 अक्टूबर 19, एडवांस रिसीव 25,000 ऑन 20th सितंबर। ओके, तो बैलेंस जो उसने रिसीव किया वो 7 अक्टूबर को की है। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? तो
अलीशान इसमें 25,000 रुपये तो एडवांस आ गया। तो अगर 25,000 रुपये एडवांस आ गया तो उसका तो भैया पीओटी बन जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, उसका तो पीओटी बन जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे 25,000 रुपये का तो 20 सितंबर आ गया। अब यहाँ पे इनवॉइस की डेट देखो मेरी 5 अक्टूबर है। उसके बाद मेरी बैलेंस पेमेंट आ रही है 7 अक्टूबर को। और यहाँ पे सर्विस रेंडर्ड कब की है उसने कुछ बताया है? सर्विस रेंडर्ड 1 लाख, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 5 अक्टूबर है। एडवांस 25,000 रुपये का 20 सितंबर है। बैलेंस है 7 अक्टूबर को। हाँ, तो बस उस केस में तो फिर आपका जो बैलेंस आपका बनेगा, इनवॉइस आपने पहले ही शो कर दिया ना फिर आपने, क्योंकि जो आपका इनवॉइस है 5 अक्टूबर को जा चुका है और बैलेंस पेमेंट आपकी आ रही है 7 अक्टूबर को। हाँ, तो उस केस में फिर आपका ये बन जाएगा। ए तो बनेगा नहीं, बी नहीं बनेगा, सी में है 20 सितंबर 25,000 एंड 5 अक्टूबर का 75, और डी में है 20 सितंबर 25,000 एंड 7 अक्टूबर का 75। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। आकाश, यहाँ पे डी क्यों आएगा? सी आएगा ना, इनवॉइस यहाँ पे पहले इशू की है तो 25,000 की पेमेंट पहले आई है, उसका पीओटी पेमेंट बन गया। और जो 75,000 बचे इनवॉइस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर क्या बनेगा? इनवॉइस ही बनेगा ना। तो इनवॉइस हमारा कब है? 5 अक्टूबर को है। तो अगर इनवॉइस हमारा 5 अक्टूबर को है तो पीओटी 5 अक्टूबर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, और बताओ किसी का कोई डाउट जी? कोई डाउट नहीं है किसी का? बस सर हाँ जी, सर मेरे को परक्यूसिव में रेंट फ्री अकोमोडेशन में डाउट था। बोलो। रेंट फ्री अकोमोडेशन हाँ हाँ, बोलो, उसमें क्या डाउट है? परक्यूसिव में सर, उसमें क्या डाउट है? वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैलकुलेशन करे जाएगा। मतलब पूरा ही समझ नहीं आ रहा? जो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एरिया का है ना सर, प्लस करते फर्निश्ड आइटम से, वो वाला कैलकुलेशन। नहीं, उसके अंदर तो ये है ना, उसके अंदर तो आपको सैलरी निकालनी है मेन। अब जो आपकी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी तो क्वेश्चन में दी होती है, उसमें फिर आपको डीए जोड़ना होता है उटोए वाला, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, फिर उसमें बोनस भी आएगा, कमीशन भी, एवरी टाइप कमीशन कोई भी हो वो भी हम ऐड करेंगे, और जितने आपके अलाउंसेस हैं उसका टैक्सेबल पोर्शन, सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन वो भी उसमें आएगा। तो और कैलकुलेशन भी हमें उतने महीने की करनी है जितने महीने का मुझे बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भाई, घर एम्प्लॉयर ने दिया 1 अप्रैल को और रहना स्टार्ट किया 1 नवंबर से। तो अगर रहना 1 नवंबर से स्टार्ट किया तो कैलकुलेशन नवंबर से होगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 5 महीने की आप बेसिक सैलरी लोगे, 5 महीने का डीए लोगे, 5 महीने का कमीशन लोगे, 5 महीने के ही टैक्सेबल अलाउंस लोगे, और 5 महीने का ही बोनस लोगे। तो इन सबको निकालने के बाद फिर आप ये चेक कर लो वो घर किस एरिया में है। ठीक है ना, अगर पॉपुलेशन वही 10 लाख तक है तो 7.5%, 25 लाख तक है तो 10%, और अगर 25 लाख से ऊपर है तो 15% सैलरी का। 15%। हाँ जी। और सर जीएसटी में हमारे बिजनेस का डेफिनेशन है, तो उसमें एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेशन और अ लाइसेंस, वो उसका वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया। उसका तो मीनिंग ये होता है कि आज जो रेस क्लब होते हैं तो उसका हमें ना लाइसेंस मिलता है। आज हमें स्टेट गवर्नमेंट ऐसे नहीं है ना, देखो आप विदाउट लाइसेंस तो आप कोई भी ये बिजनेस नहीं कर सकते, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी या रेस का। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि उसमें अगर आप बिजनेस कर रहे हो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर, ठीक है ना, देखो उसमें एक होता क्या है, पहले स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर आगे नॉर्मल एजेंट होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपने लाइसेंस लिया और उसके थ्रू आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा और उसके ऊपर हम जीएसटी का इंप्लीकेशन लगाएंगे। ठीक है, और अगर आपका ये बिजनेस नहीं है, विदाउट लाइसेंस कोई काम कर रहे हो, उस केस में फिर आप इस डेफिनेशन में कवर नहीं होते फिर आप। थैंक यू सर। ओके जी। सर हाँ जी सर, इसमें ना ये जो अपना सेक्शन 17 में प्रोविडेंट में, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, इसमें जो सिर्फ फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें हमने आपने नोट करवाया था, देयर चार्जेस
SBI card first April previous year in which loan was taken. इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा समझना था सर. कौन सा दोबारा बोलो. सर इंटरेस्ट ऑन लोन वाली पॉइंट को. इंटरेस्ट और लोन नालायक, इससे डाउट सेशन 1 में ये तो बताया था मैंने कि अगर ये जो फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उस केस में जितना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करता है 1 अप्रैल को, तो वो हमारा परक्विजिट बन जाता है उतना इंटरेस्ट, उसको हम टैक्सेबल कर देते हैं. मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको लोन दिया फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट में, मैं कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा, तो आपको तो बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि अगर आप मार्केट से लोन लेते आप इंटरेस्ट पे करते तो कितना बेनिफिट हुआ. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो 1 अप्रैल को जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके बेस पे आप टैक्सेबिलिटी निकाल दोगे. और अगर वही उसकी हाँ बोलो. उसकी इंटरेस्ट का रेट जो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स पे करेंगे. हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरेस्ट का रेट मिलेगा उसके बेस पे हम टैक्स पे करेंगे ना. और अगर वही मैंने एम्प्लॉय से कुछ चार्ज कर लिया तो जितना इंटरेस्ट एसबीआई का है उसमें से वो माइनस कर देंगे जो उससे मैंने चार्ज कर लिया, फिर जो बैलेंस वैल्यू आ रही है वो टैक्सेबल कर देंगे. और इसमें क्या है, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, मतलब जो अमाउंट को पेड करेंगे और एसबीआई का रेंट जो उसमें से माइनस करके जो बचेगा वो करेंगे. हाँ, वो बैलेंस वैल्यू आपकी टैक्सेबल हो जाएगी. ओके सर, ठीक है. और बताओ जी, कोई डाउट किसी को है तो. हेलो सर. हाँ जी सर जीएसटी में एक डाउट है. बोलो. सर पहले मतलब ये दिसंबर 2019 एग्जाम्स के पहले में आपने कहा था सर, मतलब वो सर्विस वाले लोगों को लिमिट होती है, मतलब रेस्टोरेंट सर्विस वाले को और आउटडोर कैटरिंग सर्विस वाले को लिमिट होती है कंपोजिशन स्कीम यूज करने के लिए. हम्म. अब सर आपने ये बोला कि अब तो सर्विस वालों को कोई लिमिट नहीं है, सारे सर्विस वाले भी ले सकते हैं. सर उस पॉइंट को दोबारा समझा दो. उसका मतलब ये है कि अगर रेस्टोरेंट सर्विस वाले हैं तो पहले उस पर आप कॉम्पोजिट स्कीम ले सकते थे, उसमें 150 लाख की लिमिट थी. बट अब अगर रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई भी सर्विस है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोचिंग की सर्विस दे रहा हूँ, अगर आज मुझे कॉम्पोजिट स्कीम लेनी है तो आज मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता हूँ. मेरे लिए नई लिमिट आ गई है 50 लाख की. तो एक सर्विस वाली जो हमने अलग लिमिट की थी ना 50 लाख की, हाँ वो नोटिफिकेशन नंबर 2019 वाला. हाँ, तो उसका अब सेक्शन वही है 10, ना? उसका अब सेक्शन 10 टू ए हो गया है. ओके. तो अब सर्विस वालों के लिए नई लिमिट 50 लाख की है और बाकी 150 लाख की लिमिट तो पहले ही भी थी और आज भी है. मतलब सर नोटिफिकेशन नंबर हट गई और सेक्शन आ गया कि सेक्शन नया आ गया? हाँ, नया सेक्शन नहीं, उसमें सब सेक्शन एक ऐड हो गया. मतलब सर नोटिफिकेशन अब है या मतलब उसको, मतलब नोटिफिकेशन से आज कोई नहीं बोलता कि ये नोटिफिकेशन नंबर है, या खाली सेक्शन ही बोलता है? देखो मतलब नोटिफिकेशन दोनों. अभी तक इंस्टीट्यूट ने गवर्नमेंट ने विड्रॉ नहीं की है. नोटिफिकेशन आज भी है, बट जब सेक्शन आ गया तो एक्ट ओवररूल करता है नोटिफिकेशन को, इसलिए हम एक्ट की रेफरेंस देते हैं. अच्छा, तो अब हमें देखना है कि वो 10 टू ए यस जो भी यस आपने बोला. यस. तो ये. हाँ जी. हाँ. थैंक यू सर. ओके जी. चलो जी, और बताओ. किसी को कोई डाउट है तो फिर, कोई डाउट तो नहीं है? गुड़िया हेलो, आप. हाँ जी हाँ जी. गुड मॉर्निंग सर. गुड गुड मॉर्निंग. आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर एक क्वेश्चन था आपसे. हाँ. सर सैलरी में मुझे डीए वाला पार्ट नहीं समझ में आता है. डीए वाला. हाँ जी सर. देखो डीए ना पूरे सैलरी में आप ये चेक करो, सिर्फ दो चीजें ध्यान रखना. एक तो अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तब तो हमें डीए लेना होता है पूरा जितना डीए दिया होता है. हाँ जी सर. और बाकी उसको छोड़ के कहीं पर भी अगर हमें डीए लेना है ना तो वो लेना है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला. और अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी डीए के साइड में लिखा हो कि ये डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, ये डीए बेसिक पे का पार्ट है, ठीक है जी, ये डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला है, अगर ऐसे ऐसे कुछ वर्ड लिखे हो तो वो समझ जाना कि वो उठोए वाला है. ठीक तो है सर. हमें हमेशा उस बेनिफिट को निकालने के लिए डीए उठोए वाला लेना है. बट अगर कोई एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिल रही है और वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो उस केस में फिर हमें डीए उठोए वाला नहीं लेना, फिर हमें डीए पूरा लेना होता है. ठीक है सर. ठीक है सर. और एक क्वेश्चन है एडवांस सैलरी वाला. एडवांस. एडवांस सैलरी. हाँ बोलो.
तो इसमें जैसे ये सर टैक्सेबल करते हैं, वो वाला पॉइंट नहीं समझ रहा, कौन सा टैक्सेबल करेंगे, पहले रिसीव वाला या ड्यू वाला? नहीं, पहले अगर एडवांस सैलरी में तो पहले रिसीव हो गया ना, तो रिसीव पहले हाँ हो गया, ड्यू बाद में होगा। तो सेक्शन हाँ 15 जी क्या सर। कहता है कि सैलरी टैक्सेबल होगी रिसीव और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। तो यस सर। अर्लियर इसमें क्या है, अर्लियर इसमें रिसीव है ना, तो रिसीव इस पे हाँ टैक्सेबल जी सर। करेंगे। ओके सर। हाँ जी। सर और एक साहब मैं पर्सनली क्वेश्चन था सर, टैक्स को कैसे किस फ्लो में पढ़े, ये मुझे नहीं समझ में आता है। देखो टैक्स को पढ़ने का ना फ्लो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर फ्लो है, हाँ, बट हाँ आपस जी में ना सर। कुछ चैप्टर इंटरलिंक होते हैं। तो वो हाँ जी सर। इंटरलिंक देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो फिर तो आप चैप्टर सेल्फ वाइज, स्टडी कर रहे थे। हाँ, तो फिर तो आपको ये करके चलना पड़ेगा कि आपको ना चैप्टर वाइज लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो आज हाँ आपने एक टारगेट बना लिया कि मुझे आज इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर करना है और हाँ रेजिडेंशियल जी सर। स्टेटस करना है। अब उसमें करते हुए कई प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको कुछ हाँ पॉइंट जी समझ सर में नहीं आती आएंगे। है। तो हाँ उसका जी सर मतलब ये आती नहीं है। है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है हाँ कि जी कुछ सर। पॉइंट ऐसे हैं जो आगे जाके कई चैप्टर आएंगे उससे वो लिंक होंगे, तब जाके वो समझ में आएंगे। क्योंकि जो बच्चा हाँ जी क्लास सर। लेता है उसको तो पता है भाई, हाँ क्लास के अंदर मैंने करवाया क्या कि चैप्टर 1, फिर 1 से चला गया मैं 5 में, 5 से गया 7 में, 7 से फिर 8 में, 8 से फिर 1 में आ गया, हाँ जी क्योंकि सर। वो लिंकिंग बन गई ना। अब वो हाँ सेल्फ जी स्टडी सर। वाले को कई बार लिंकिंग पता नहीं होती कि वो लिंकिंग बनती कैसे है, तो उसमें घबराने हाँ की जी बात सर। नहीं है, चैप्टर वाइज करते जाओ। जहां जहां हाँ डाउट जी। आ रहा है उसको आप हाईलाइट कर लो कि भैया ये मुझे डाउट आ रहा है, ठीक है जी। हाँ और ये डाउट हाँ जी सर। ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा जब पूरा आपका टैक्सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी हाँ जी। डाउट आ रहा है ना, फिर आप चेक करो कि उसके अंदर दिक्कत क्या है, कि भैया मुझे डाउट आ क्यों रहा है। और हाँ टैक्स जी में सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप कोई प्रोविजन पढ़ते हो उसके क्वेश्चंस आप साथ के साथ प्रैक्टिस करके चलो। क्योंकि टैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम ना क्रैमिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीएस में दिक्कत क्या आती है कि ऑलमोस्ट हाँ जी पेपर सर। हमारे थ्योरी बेस है। हाँ जी लो सर। हो गया, ईसीएल हो गया, तो उसके हाँ अंदर जी क्या हाँ है जी कि सर। वो पढ़ते पढ़ते ना हमें आदत लग जाती है टैक्स भी वैसे ही पढ़ना है, जबकि टैक्स वैसे नहीं पढ़ना होता। हाँ जी टैक्स में सर। नो डाउट लो तो है, बट उस लो की इम्प्लीकेशन भी तो है ना। हाँ जी सर। उस लो की इम्प्लीकेशन के लिए क्या होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। हाँ जी तो सर। हमसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व ही क्यों नहीं होते, क्योंकि हमने प्रोविजन को पढ़ा ही थ्योरी बेस मान के कि भैया ये लाइन लिखी है तो ये लाइन हमने हाँ याद जी। कर ली, उस लाइन का मतलब क्या है वो नहीं हमने समझा। हाँ जी सर। तो फिर और हमें, आपकी हाँ, जो बुक है वो 2000 एमसीक्यू वाली, वो मैंने परचेज किया हुआ है आपके इंस्टीट्यूट से। तो 2000 उसमें से एमसीक्यूज क्वेश्चन, वाली तो मैंने एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे डाली हुई है। हाँ जी सर, वैसे भी मैं परचेज की थी लास्ट 2019 में दिसंबर में। अच्छा अच्छा हाँ सर, वो उस टाइम एग्जाम नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। तो अच्छा अभी फिर जून में हुआ ही नहीं, अब दिसंबर फिर दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी सर, तो उसके हाँ क्वेश्चन जैसे करते हो फिर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता है। हाँ। तो वो क्वेश्चन सोल्व इसलिए नहीं होता ना क्योंकि उससे हाँ पहले जी। आपके प्रोविजन क्लियर होने चाहिए। और हाँ उसके, जी सर। हाँ, प्रोविजन अगर क्लियर होंगे और कुछ होता क्या है, उस प्रोविजन से रिलेटेड ना एग्जाम्पल्स होते हैं, हाँ जी सर। एग्जाम्पल भी आपको सोल्व होने चाहिए, तब जाके एमसीक्यूज होते हैं। देखो एमसीक्यूज क्या होगा, जब भी आप एमसीक्यूज करने बैठोगे ना, थ्योरी वाले तो हाँ हो जी। जाएंगे आपसे, हाँ जी उसमें सर, दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिकल में हाँ, पूछना तो होता है। प्रैक्टिकल की तभी नहीं सोल्व होते ना, क्योंकि प्रैक्टिकल की एक तो आपने प्रैक्टिस नहीं की अच्छे से, और दूसरा हाँ जी। आपने प्रोविजन को पढ़ा थ्योरी मान के। हाँ जी सर। तो वो ना, ये नहीं है कि आपने एक बार प्रैक्टिकल सोल्व नहीं हो रहा था घबरा के बैठ जाओ। देखो ऑब्वियस सी बात है, हम्म, कोई भी बच्चा पढ़ता है, चाहे वो सीए वाला है, चाहे मैंने जब पढ़ा था तो पहली बार हाँ में जी तो सर। कुछ नहीं पता लगता, पहली बार में अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो तो घबराने की बात नहीं है। मैं ऑलवेज ये बात क्लास के अंदर भी कहता हूँ कि अगर आप 5 रिवीजन के बिना एग्जाम देने जा रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपके 40 नंबर आएंगे या 40 से कम आएंगे। अगर आप हाँ 5 जी सर। रिवीजन के बाद एग्जाम देने जा रहे हो तब आप उम्मीद कर सकते हो कि मेरी 60 या 60 से ऊपर नंबर आएंगे, ठीक है ना। अब कई बच्चे क्या होता है, पहली रिवीजन के बाद, पहली रिवीजन पहली बार तो ढंग से करते नहीं, ये अगर पहली रिवीजन की उसमें क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए ना तो वो घबरा जाते हैं कि मुझसे तो हाँ हो जी ही नहीं सर। रहा। फिर वो क्या करेंगे, दूसरी बुक उठा लेंगे। अच्छा वो करेंगे, उसमें से भी सोल्व नहीं होगा और घबरा जाएंगे, तीसरी बुक उठा लेंगे, चौथी उठा हाँ जी लेंगे। सर। हाँ, तो फिर अगर ऐसे ऐसे काम करते रहोगे, जब आपसे पहली बुक में सोल्व नहीं हो रहा तो आप दूसरी से भी कैसे कर लोगे। तो हाँ मेनली जी सर। आपको यही देखना है कि भैया मुझसे वो क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं हो रहा, वो किस प्रोविजन से रिलेटेड है, उस प्रोविजन को मैं दोबारा पढ़ती हूँ, और उस प्रोविजन को पढ़ने के बाद फिर मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार में वो क्वेश्चन जरूर सोल्व होगा। बट वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। हाँ क्योंकि जी ना सर। बच्चों में पेशेंस की कमी होती है, 2 बार के बाद कहते हैं यार हमसे नहीं हो रहा ना, छोड़ ना पड़ा क्या, कौन सा ये क्वेश्चन आ रहा है, 1 नंबर का ही तो है। तो बस वही क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर आता है बच्चा फिर फेल होके आता है। हाँ जी सर। हाँ, तो यही है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का नजरिया चेंज करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो। तभी मैंने एमसीक्यू, अब इतने सारे स्टूडेंट दरबार ऑलमोस्ट मतलब 50 से यस ऊपर सर। आपके एग्जीक्यूटिव के हो चुके हैं।
तो इतने सर वो आप, अटेंड करी हूँ मैं हाँ तो बस आपका अगर सर। वो अटेंड डेली बेस पे कर रहे हो, उसको ही एक अच्छा। बार दोबारा से रिवीजन करो, क्योंकि एक बार से हाँ कुछ नहीं होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। कम से कम 5 रिवीजन करके जाओगे तब जाके एग्जाम अच्छे सोल्व होते हैं, ये चीज है। हाँ जी सर। हाँ, और सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर थैंक यू और जी। एक बात आपसे कहनी थी, हैप्पी बर्थडे टू यू मैं बोली थी, बट अच्छा, आप रिप्लाई नहीं किए थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू गॉड सो ब्लेस मच यू। सर। थैंक यू जी। ओके सर। ओके जी, निकिता आपका डाउट है, RST हैज 2 फैक्ट्री इन वेस्ट बंगाल, द मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्किट, नो सेपरेट registration has been obtained for these 2 factory. Factory 1 provide nut and bolt to factory 2 without any consideration. Without this be treated as a taxable supply? Will this be treated as a taxable supply under GST? Yes. Taxable under Schedule 1? No, since no consideration. No, since no separate entity. Both B and C. तो यहाँ पे देखो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो सेपरेट एंटिटी में कवर भी नहीं होंगे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आपका जो शेड्यूल 1 है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हो रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। अब डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन आपकी सेक्शन 25 में लिखी हुई है। सेक्शन 25 में ये लिखा हुआ है कि अगर दोनों का रजिस्ट्रेशन होगा या एक का होगा दूसरे का नहीं होगा, तो हम उसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं। अब अगर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो भैया हम तो जीएसटी में कवर ही नहीं है ना। बोलो हाँ। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो। अब आया। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर दोनों का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस केस में वो दोनों का अगर रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, तो उस केस में वो तो जीएसटी में कवर ही नहीं होंगे ना। और अगर वो जीएसटी में ही कवर नहीं होंगे तो उस केस में ये मतलब यहाँ पे सेपरेट एंटिटी भी नहीं है और कंसिडरेशन भी नहीं है, तो इस केस में कोई भी तो जीएसटी की बात नहीं होगी। पॉइंट आंसर होगा। ठीक है जी। यस सर। चलो, और कोई डाउट जी किसी को? फिर चलें जी फिर। चलें, बताओ तो सही हाँ या ना, कुछ तो बोलो ना लायको। यस सर। ठीक है, चलो। तो फिर बाकी आज हमारा फिर एक डाउट सेशन 3:30 बजे है, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का लास्ट, क्योंकि फिर 4:30 बजे प्रोफेशनल वाले बच्चों का है। ठीक है, तो जिसके भी डाउट हैं 3:30 बजे एक बार फिर दोबारा से मिलूंगा लंच के बाद। कोई भी डाउट्स हैं उसमें 3:30 से लेके 4:30 के बीच में आप पूछ सकते हो। देन फिर 4:30 बजे एक्सक्लूसिव प्रोफेशनल वाले बच्चों का डाउट सेशन, मतलब आपके बड़े भाई बहनों का। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मुलाकात करते हैं नहीं 3:30 बजे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय बाय हिंद, बाय सर। बाय बाय, टेक जय केयर, हिंद सर। बाय। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद जी।